नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये संजय जी ने मुझे भेजा है। संजय जी की कहानी, ये घटना ये 2010 की है। संजय जी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं टैक्सी चलाने का काम कर रहा था 8 सालों से, और मेरा जो भी घर का खर्चा और जो भी कमाई का सोर्स था वो टैक्सी ही थी। लेकिन टैक्सी एक एक्सीडेंट में ख़राब हो चुकी थी, और ऐसा हो चुका कि मैं अब उसको रिपेयर भी नहीं करा पा सकता था। आखिरकार मुझे वो टैक्सी बेचनी पड़ी थी। मेरे ऊपर बहुत सारे कर्जे हो गए थे। पैसों की बहुत तंगी आ चुकी थी। अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं वहाँ पर नौकरी की तलाश किया, लेकिन जितना पैसा मुझे मिल रहा था उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पाता। मैं सोचने लगा क्यों ना शहर चला जाए और वहाँ पर ड्राइवरी किया जाए। लेकिन अनजान शहर में मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मेरे पड़ोस में एक मेरे चाचा, रिश्ते में चाचा ही लगते थे, और वो शहर में काम किया करते थे, खाना बनाने का, किसी घर में कोठी में। और वो आए हुए थे। मैंने अपना दुख दर्द अपने चाचा को बताया कि चाचा, मुझे कोई ड्राइवरी का काम दिलवा दो ताकि मैं कुछ पैसे जोड़ पाऊँ और फिर मैं अपना टैक्सी ले पाऊँ और जो कर्जे है चुका पाऊँ। चाचा बोले कि देखो, काम तो मिल जाएगा, मेरे साहब के पास ही तुम्हें रखवा दूँगा, लेकिन ड्यूटी बहुत लंबा होता है साहब का। वो सुबह 9 बज जाते हैं तो रात का 10 भी बज जाता है, 11 भी बज जाता है। पैसे तो ठीक ठाक ही मिलेगा तुम्हें। रहने का तो मेरे साथ में ही रह जाना। साहब ने मुझे रहने का कमरा भी दिया हुआ है, तो खाना खाने का सब कुछ हमारे पास ही इंतज़ाम रहेगा, तो तुम्हारा सारा पैसा तो बचेगा ही बचेगा। वो मुझे समझाने लगे थे, और वाकई उनका कहना बिल्कुल सही था कि शहर में तो मुझे खर्चे के नाम पर कुछ भी नहीं लगना था। रहने का मकान था, खाने को फ्री में था, तो आखिर खर्चा किस बात का था। मेरे पास तो कोई ऐप भी नहीं था, तो टोटल जो भी मुझे मिलता वो सारा बचत ही होता। मैं खुश हो गया था चाचा की बात सुन करके। नहीं चाचा, कब चलोगे? बोले 2 दिन के बाद में, तुम तैयार रहना, साथ में निकलेंगे। मैं खुश था। आखिर वो वक्त भी आ गया कि जब हम यहाँ से निकल पड़े थे। हम अपना चाचा के साथ उस शहर में पहुँच गए थे। हमने देखा कोठी तो खैर ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही थी। और जो हमारे साहब थे उतने बड़े घर में अकेले ही रहते थे, और उनकी उम्र जो थी अभी 30 साल के आसपास की लग रही थी। मैंने चाचा से पूछा, चाचा इतने बड़े घर में? और चाचा बोलने लगे कि हाँ हाँ बोल। नहीं चाचा, बताओ तो सही, इतने बड़े घर में और ये साहब अकेले ही रहते हैं क्या? बोले हाँ, अभी फ़िलहाल तो अकेले रहते हैं। इनके मम्मी पापा जो हैं वो गांव में रहते हैं। गांव में बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा खेत वगैरह है, तो इनको तो कोई कमी नहीं है। साहब का अपना बिजनेस है, वो बिजनेस देखते हैं। चाचा मुझे सब साहब के बारे में बताने लगे थे, और बात बात में ही मैंने पूछा कि चाचा नॉन वेज वगैरह बनाते हो? बोला नहीं, सिर्फ साहब को अंडा ही पसंद है, वो भी उबला हुआ, और बाकी चिकन फिकन तो कभी खाते ही नहीं है।
मैं बोला कि चाचा हम लोग तो खाते हैं ना। बोला हाँ हाँ, अपने लिए तो हम बना लिया करेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है, कोई परहेज नहीं है साहब को। साहब मस्त मौला आदमी हैं, वो नहीं खाते हैं लेकिन हम तो खाते हैं, हम लिया करके बनाते हैं अपने लिए। चाचा सब बताने लगे थे। मैं खुश हो गया उनकी बात सुन करके, कहीं हमें शाकाहारी ना बनना पड़े इस जगह पर। और साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में मैं तो पास ही हो गया था, और चाचा की सिफारिश थी तो साहब कैसे मना कर सकते थे। पर हम साहब के साथ में जाने लगे। वाकई साहब सुबह 9 बजे एकदम रेडी हो जाते थे, और उनका जो ऑफिस था करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था, और हम बिल्कुल वक्त से पहुंच जाते थे वहाँ पर। खैर उनका ऑफिस तो ऊपर माले पर था, मैं तो गया नहीं था शुरुआत में। बहुत बड़ा ऑफिस बताते थे कि बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं। नहीं चलो किसी दिन साहब बुलाएंगे तो जा कर के मैं देख आऊँगा, अपने मन में कहने लगा। और वो वाकई बहुत लेट आते थे। ऑफिस के सारे लोग तो 7 बजे के आसपास तक निकल जाते थे, लेकिन साहब बैठे रहते थे। और जब वो आते नीचे तो उनके साथ में एक मैम साहब होती थी। वो साहब को गाड़ी तक, हमारी गाड़ी तक छोड़ के जाती थी, और फिर टाटा बाय बाय होता था, और साहब बोलते गाड़ी चलाओ चलते हैं घर। और वो जो मैम साहब थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। मुझे लगा कि साहब से इनका कोई लव वगैरह चल रहा है, मुझे तो ऐसा ही लगा था। मैम साहब के पास में अपनी गाड़ी थी, वो अपनी गाड़ी से निकल जाती थी। और मैं चाचा से पूछा, चाचा मैंने ऐसे ऐसे देखा ऑफिस में, वो लड़की कौन है आपको पता है क्या? बोले हाँ हाँ, वो साहब से लव करती हैं और जल्द ही लोग शादी करने वाले हैं, मुझे सब पता है। साहब ने मुझे बताया भी था, और वो मैम साहब यहाँ पर कितनी बार आ चुकी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं वाकई प्रसन्न था कि साहब का जो जोड़ी थी बिल्कुल परफेक्ट थी। और फिर हमारा तो रोज़ का दिनचर्या ऐसे ही होने लगा था, सुबह जाना और शाम को देर रात तक आना। और 2 महीने के बाद में वाकई हमारी मैम साहब और साहब की शादी हो चुकी थी। वो शादी में उनके माता पिता भी और रिश्तेदार भी आए थे। एक होटल में उनकी शादी हुई थी धूमधाम से। अब जो मैम साहब हमारे घर में आ चुकी थी, साहब के माता पिता भी कुछ दिन रहे थे, और इसके बाद वो लोग अपने गांव को चले गए थे। अब इस घर में हम 4 लोग रहा करते थे, चाचा, मैं और मैम साहब और साहब। इतने बड़े घर में 4 लोग ही रहा करते थे अब। और रूटीन हमारा रोज़ का वही था, सुबह 9 बजे के बाद साहब को ऑफिस लेकर निकल जाना, और साथ में मैम साहब भी जाया करती थी। और 7 बजे तक तो मैम साहब फ्री हो जाती थी वहाँ से, और फिर हम मैम साहब को घर आकर के छोड़ते थे, और फिर वापस हम कार लेकर के ऑफिस पहुँच जाते थे। अब साहब को कोई मालूम नहीं होता था कि 9 बजे आएंगे रात को या 10 बजे आएंगे, लेकिन इन्हीं का बीच का टाइम में साहब आ जाते थे। फिर हम अपना कोठी पहुंच जाते थे, और साहब अपने कमरे में चले जाते थे। इसके बाद हम चाचा के साथ में खाना खाया और अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते थे। ऐसा ही चल रहा था। साहब हमारे बहुत हंसमुख आदमी थे। जब अकेले होते थे तो बहुत सारा हमसे सवाल पूछा करते थे, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे यहाँ पर क्या क्या होता है, हर चीज़ मेरे से पूछा करते थे, हंसते रहते थे। और शादी के करीब 1 महीना अब बीत चुका था, और साहब का चेहरा जो था वो बिल्कुल मुरझाने लगा था। लग रहा कि वो बीमार पड़ गए हों, मुझे तो ऐसा ही दिखाई पड़ रहा था। आँखों के नीचे झाइयाँ सी नज़र आ रही थी, काली काली सी।
और साहब मेरे से बात भी नहीं करते थे, बस हाँ हूँ में मुझे जवाब देते थे। मैं कुछ पूछता था तो, और नहीं तो बिल्कुल खामोश रहते थे और पता नहीं क्या सोचते रहते थे। लेकिन मेम साहब जैसे थी वैसे के वैसे ही थे। मैंने चाचा से पूछा कि चाचा, साहब को क्या हो गया है? एकदम मुरझाए हुए लग रहे हैं और चेहरे पे तो रौनक है ही नहीं बिल्कुल भी। एकदम चेहरा एकदम लग रहा कि कितने महीनों से बीमार पड़े हों। चाचा भी मेरी बात पर गौर कर रहे थे। बोले, हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जब से ही मेम साहब के साथ में शादी हुई ना, और तभी से जो साहब का चेहरे का रौनक बिल्कुल जाता रहा है। वो चाचा सोच में डूब गए थे। नहीं चाचा, क्या हुआ? बोले, बेटा वही मैं सोच रहा हूँ कि आखिर साहब को हुआ क्या है। इतने बड़े आदमी हैं, पैसे की कोई तंगी नहीं है, इलाज, अब चलो तबीयत भी खराब है तो इलाज तो करा रहे होंगे, लेकिन चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों रहती है? चुपचाप वो बस सोचते रहते हैं। मैं भी वही चीज़ देखा था, आज चाचा भी वही सब बात बता रहे थे। लेकिन हम लोग पूछ भी तो नहीं सकते थे कि आखिर साहब कि आपके साथ में क्या हुआ है। हमारा पूछना बिल्कुल उचित नहीं था और ना ही हम पूछे। अब साहब तो आते थे कर वही अपना टाइम पर, लेकिन मेम साहब 7 बजे तक घर में आ जाती थी और जो भी खाना बनाना होता था वो हमारे चाचा को बता देती थी। अब जो खाने में जो डिमांड था, हमारे साहब तो सुबह में सिर्फ ब्रेकफास्ट में अंडे लिया करते थे, लेकिन अब तो शाम को चिकन बनने लगी थी और वो भी ज़्यादा ही ज़्यादा। तो आखिर ये सब चिकन कौन खा रहा है? मेम साहब खा रही है, क्योंकि साहब तो खाते नहीं थे। और चाचा के मन में संदेह होने लगा था। चाचा मुझे बताने लगे थे और उनकी बात सुन करके मेरे मन में संदेह होने लगा था कि कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, कुछ तो गड़बड़ है इस घर में चल रहा है। नहीं तो इस घर में तो नॉन वेज बनता ही नहीं था, सिर्फ हम लोग अपने लिए बनाते थे। लेकिन जब से मेम साहब आई हैं और 1 महीने के बाद से ही ये सब नॉन वेज बनना शुरू हो गया था। और डाउट तो हम लोग को मन में आ चुका था। हम चाचा भतीजे आपस में बैठकर यही बात करते थे कि कुछ ना चक्कर तो है। जब से ये साहब बीमार पड़े हैं और तब से ही चिकन वगैरह ज़्यादा बनना शुरू हो गया इस घर में। लेकिन हम लोग नौकर आदमी, आखिर हमें क्या मतलब, अपने काम से मतलब रखना था और वही हम रख रहे थे। हमारा जो कमरा था नीचे में था, रसोई से सटा हुआ, स्टोर के बगल में, और साहब ऊपर रहा करते थे। वैसे नीचे तो बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था और भी नीचे कमरे थे, लेकिन साहब हमेशा ऊपर ही अपने बेडरूम में सोते थे। और ऊपर से अब रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी थी। साहब जैसे बहुत गुस्से में हो और मेम साहब पर चिल्ला रहे हो, मुझे तो ऐसा ही लगता था। चिल्लाते थे बहुत तेज़ आवाज़ में, और उस वक्त हम दोनों चाचा भतीजे डर जाते थे कि पता नहीं क्या बात हो रही है, क्यों साहब चिल्ला रहे हैं, इतने गुस्से में क्यों हैं। और अब तो हर रात हमें ये आवाज़ सुनने को मिल रही थी। और कुछ दिन के बाद में साहब तो बिल्कुल ऑफिस जाना बंद ही कर दिए थे। तबीयत उनकी अब ज़्यादा ही मुझे ख़राब दिख रही थी। अब सारा काम जो मेम साहब ही संभाल रही थी। अब उनके चेहरे पर भी हंसी जो थी वो गायब हो चुकी थी मेम साहब के चेहरे से। वो भी अब बिल्कुल लग रहा था कि दुखी हो चुकी हैं। अब पता नहीं क्यों क्या चल रहा था इस घर में, हम दोनों को कुछ भी मालूम नहीं था, ना हम पूछना भी चाहते थे। मेम साहब अपना टाइम से ऑफिस जाती और अब पहले जो 7 बजे आती थी, अब 5 बजे तक घर वापस लौट जाती थी। हाँ, लेकिन अब चिकन जो था वो थोड़ा और बढ़ गया था।
पता नहीं कौन खा रहा था इतना सारा चिकन। चाचा हमसे बता रहे थे कि बेटा चिकन का मात्रा तो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, कुछ ना कुछ तो इस घर में चल रहा है बेटा। यानी चाचा हम लोग क्या करना है, आपका जो काम है करो, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। इनके निजी ज़िंदगी में हम लोग कुछ नहीं बोलने वाले। अगर बोलेंगे तो हो सकता है कि हम नौकरी से हाथ अपना धो बैठे, इसलिए हम चुप ही रहना बेहतर रहेगा। चाचा को मैं समझाने लगा। चाचा तो बहुत समझदार थे, लेकिन मेरी बात को वो भी अब समझने लगे थे कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और वो संडे का दिन था, उस दिन ऑफिस बंद रहता था। मैम साहब तो सुबह से ऊपर से नीचे आई नहीं थी। चाचा गए थे, चाय वाय दे करके आए थे, और मैं अपने कमरे में कपड़े वपड़े धो करके बाहर धूप में डाल दिया था। अब मैं सुस्ता रहा था, नींद लग चुकी थी, अब मैं नींद में था। और तभी साहब के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी थी। साहब जैसे ऐसे चिल्ला रहे थे कि कोई उनका गला दबा रहा हो, और मेम साहब भी साथ में चिल्ला रही थी साहब के ऊपर में। लेकिन आवाज़ें जो थी बस चिल्लाहट की आ रही थी, अंदर क्या चल रहा था हमें कुछ भी नहीं मालूम था। और उसी वक्त चाचा कहीं गए हुए थे, वो आए। अब मैंने सारा बोला कि देखो ना चाचा, ऊपर में ऐसे लग रहा है कि मेम साहब कहीं साहब से झगड़ा तो नहीं कर रही हैं, आवाज़ ऐसी ही सुनाई पड़ रही है। साहब जो चाचा थे वो भी चुप थे, और मुझे बोलने लगे कि चुप रहो, हम लोग को क्यों बोलना बीच में, हम लोग होते ही कौन, शांत रहो, तुम अपने काम से रखो। वो हमारा डायलॉग हम पर ही मार रहे थे। मैं भी अब चुप रहना ही बेहतर समझा था। अब रात हो गई थी, जो चिल्लाहट था वो सब शांत हो चुका था कभी का। अब लग रहा था कि दोनों जने अब शांति से बैठे हुए हैं या सो रहे हैं। चाचा गए थे ऊपर जाकर के पूछ के आए कि खाने में क्या बनेगा। वही चिकन का ही डिमांड था कि हाँ चिकन ही बनेगा, और चाचा अपना चिकन का काम स्टार्ट कर दिया था बनाने का। और 9 बजे तक जो खाना पीना था ऊपर ही पहुंचा करके चाचा आ चुके थे। अब हम लोग खाना वाना खा करके अब सोने की तैयारी कर रहे थे। अब रात कुछ ज़्यादा ही हो गया था, 11 के आसपास का टाइम था, और हम अपने बिस्तर पकड़ चुके थे। और तभी मेम साहब की चिल्लाती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। वो चाचा को पुकार रही थी कि चाचा चाचा जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ जल्दी। और चाचा तो हमारी तरफ देखने लगे, हम दोनों बिस्तर के आसपास ही थे, और एक दूसरे को देखते हुए तरसा भी लगा था कि आखिर बात क्या हो गई। चाचा उठ करके कमरे से बाहर निकले, मैं भी बाहर निकल गया। देखा मेम साहब सीढ़ियों पर खड़ी थी और चिल्लाई जा रही थी कि आप लोग ज़रा ऊपर आओ, ऊपर आओ, देखो ज़रा क्या हो रहा है। एकदम मेम साहब जो थी डरी हुई थी, उनके बाल बिखरे हुए थे, एकदम अजीब सा शक्ल उनका बना हुआ था डर के मारे। अब हम मेम साहब के पीछे पीछे कमरे में पहुंच गए थे। जब हम अंदर पहुंचे तो माजरा देख करके एकदम मैं हैरान सा हो रह गया था। क्या देख रहा हूं कि जो साहब हैं एक दीवार पर पलंग के पास में और अपना सर को दीवार पर मारे जा रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं दीवार पर सर से, और कुछ बड़बड़ा रहे थे। उनकी बड़बड़ाहट मुझे समझ में नहीं आ रही थी। और मेम साहब बोल रही थी कि इनको पकड़ो, इनको पकड़ो आप लोग, ना तो अपना सर फोड़ देंगे, पकड़ो आप लोग, देखो इनको क्या हो गया है। अब हम चाचा भतीजे साहब का हाथ पकड़ करके खींचने लगे, लेकिन साहब में तो बला की शक्ति आ चुकी थी। वो तो हम लोग को
ऐसे ही झटकार दिए कि हम लोग दूर जा गिरे थे अपने हाथों से। लेकिन हम फटाफट जल्दी उठे हम दोनों और साहब को खींच करके लाने लगे। बहुत मुश्किल से साहब दीवार से अपना सर हटाए थे और फिर हम लोग पलंग पर ले आकर के लिटा दिए थे। और साहब जो थे बस अब कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे। वो भाषा, वो आवाज़ क्या बोल रहे थे हमें कुछ नहीं मालूम था। वो अलग ही भाषा मुझे लग रहे थे। वो हमें पल्ले नहीं पड़ रहा था कि आखिर क्या बोलना चाह रहे थे वो। और उनकी जो आंखें थी एकदम लाल लाल मोटी मोटी खोई पड़ी थी। चेहरा इतना सुंदर जो पहले दिख रहा था अब बिल्कुल मुरझा चुका था। अब एकदम अजीब सा चेहरा साहब का लग रहा था कि काफ़ी दिनों से, सालों से बीमार हों, ऐसा उनका शक्ल हुआ पड़ा था। बाल बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे भयंकर उनकी आंखें दिखाई पड़ रही थी। जैसे लग रहा था कि कितनी बोतल शराब दारू पी रखी हो साहब ने। और लगातार अपना वैसे ही बड़बड़ा रहे थे और वो पलंग से उठने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन चाचा और मैं उनको ज़बरदस्ती हमने पलंग पर लिटाया हुआ था। और मेम साहब दीवार के साथ में चिपकी हुई थर थर काँप रही थी डर से और बोलती जा रही थी कि चाचा देखो ना इनको क्या हो गया है, हम क्या करें अब, क्या डॉक्टर के फ़ोन करें, किसको क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलती जा रही थी। और चाचा तो देखते ही समझ चुके थे कि इनके ऊपर में कोई भूत प्रेत सवार हो चुका है। अब भूत प्रेत का इलाज तो डॉक्टर तो करने से रहा। चाचा पूजा पाठ भी किया करते थे, उस घर में मंदिर भी था। और मेम साहब को बोलने लगे कि मेम साहब जल्दी जाओ मंदिर घर में और लोटे में जो जल है भगवान के आगे रखा हुआ है आप उठा के ले आओ, जल्दी जाओ। मेम साहब भागती हुई चली गई थी और वो लोटे का जल उठा करके ले आई थी। अब मेरे को चाचा बोले कि देख बेटा साहब को संभाल कर रख, क्योंकि मैं अपना हाथ छोड़ रहा हूँ, उठा रहा हूँ, साहब फिर कहीं दीवार पर ना पहुँच जाए अपना सर ठोकने के लिए। और मैं मजबूती से साहब को पकड़ लिया था और साहब अभी भी पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। लगातार उनका मुंह तो बंद ही नहीं हो रहा था और वो भाषा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। चाचा ने उस लोटे का जल लेकर के उस लोटे के जल में और अपने हाथ पर लिया और साहब के चेहरे पर छिड़कने लगे थे। और जैसे जैसे छिड़क रहे थे उनके चेहरे पर साहब की आंखें जो थी बड़ी बड़ी दिखाई पड़ रही थी और आहिस्ते आहिस्ते वो बंद होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि साहब को अब नींद आ रही हो। और गंगा जल जो था लोटे में वो चाचा ने पूरा जो घर का था, पूरा बाउंड्री उस रूम का हर तरफ छिड़कना शुरू कर दिया। खिड़की, दरवाजे, हर तरफ हर चीज़ पर उन्होंने जल को डालना शुरू कर दिया था। साहब अब बिल्कुल सो रहे थे, चैन की नींद सो रहे थे। मेम साहब अभी भी डरी हुई दिखाई पड़ रही थी। चाचा से पूछने लगी कि चाचा जी आप बताओ क्या हुआ था इनको, ये क्या कर रहे थे। चाचा बोले कि बेटा मुझे तो लग रहा है कि इनके ऊपर में कोई भूत का साया आ चुका था और भूत ही ये सब हरकत उनसे करवा रहा था। लेकिन बेटा घबराने की बात नहीं है, गंगा जल में बहुत शक्ति होती है और देखो कैसे अब आराम आ गया है। लेकिन बेटा सुबह में इनको एक मंदिर में लेकर चलना मेरे साथ में, हम वहाँ पर पंडित जी से इनका इलाज करवाएंगे। अभी इनको सोने दो। और फिर हम दोनों उस जगह से अपने कमरे में आ गए थे। मुझे मेरे मन में संदेह था और चाचा के मन में भी संदेह था कि जो मेम साहब आई हैं इन्हीं की वजह से हमारे साहब परेशान रहा करते थे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था शुरू से ही, जो चिल्लाने की आवाज़ें, झगड़े की आवाज़ें। लेकिन मेम साहब को ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा था कि अब कि मेम साहब ऐसे कोई हरकत
करती होगी। ये सारा जो असर था ये भूत का था और ये भूत ही इनके शरीर में काफ़ी दिनों से आया हुआ था और धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा था। तभी तो साहब वो जो चिकन था वो साहब भी खाया करते थे। सब पता लग चुका था हम लोगों को। मेम साहब नहीं खाती थी चिकन। और जब से भूत का असर हुआ था साहब ने चिकन खाना शुरू कर दिया था और हर दिन उनकी खुराक बढ़ती जा रही थी। लेकिन चाचा ने उस भूत को गंगा जल के सहारे और उस टाइम तो भगा दिया था। अब सुबह में चाचा उनको मंदिर में लेकर गए थे और पंडित जी से उनको दिखवाया, रक्षा सूत्र भी उन पर गले में बंधवाया, तब जा कर के वो सही हुए थे। अगर उस भूत की पहले ही पहचान हो जाती कि साहब के शरीर में है तो इसका इलाज पहले ही हो सकता था। लेकिन वो जो भूत साहब के अंदर में था वो खुल कर के बाहर नहीं आ रहा था, बस अंदर ही अंदर साहब को खाया जा रहा था अंदर से। लेकिन उस रात को वो अपना आखिरी रूप में आ चुका था, अपना खेल दिखा रहा था। तभी चाचा को मालूम हो चुका था, अब मुझे भी मालूम हो चुका था कि साहब के शरीर में कोई भूत या पिशाच प्रवेश कर चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी संजय जी के। अगर आपके पास भी अपनी कोई आप बीती है इस तरह का तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम दोस्तों मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।